नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे विश्व में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस मौके पर देश के तमाम नेताओं ने पौधे लगाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण है तो प्रकृति भी है, प्रकृति है तो जीव सृष्टि भी है। पिछले साल कोविड के बावजूद 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जो वन महोत्सव के कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए प्रदेश में प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पहले वर्ष 2017 में 5 करोड़ वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य रखा था। दूसरे वर्ष 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2019 में प्रदेश ने 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया और विगत वर्ष कोरोना के बावजूद प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। वन महोत्सव से कार्यक्रम जुलाई प्रथम सप्ताह से हमारा प्रारंभ होगा, जिसमें 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर एक मुहिम चला रहा है कि आप भी जीव और सृष्टि को बचाने के लिए एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो। आज इंडिया न्यूज के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने भी राजधानी लखनऊ में पौधारोपण किया। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के सभी संवाददाताओं ने भी अपने अपने जिलों में पौधारोपण किया। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का संकल्प है कि आप एक पौधा लगाकर सृष्टि के संरक्षक बने। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश दुबे को, जिन्होंने आज पौधा लगवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद विष्णु कुमार को आप देख रहे हैं, रजत कुमार को आप देख रहे हैं, विभव शर्मा, सुरेश मिश्रा, प्रवीण द्विवेदी, प्रथम सिंह, महेश जादौन, राजवीर चौधरी, रवि कुमार, पीएन शर्मा, शाहिद, सुशील कुमार, आशीष गुप्ता और गौरव शर्मा। ये इंडिया न्यूज के सभी संवाददाता जो आज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए हैं। इन 15 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए 15 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुनीत शर्मा, जय शुक्ला, वरुण, अरविंद श्रीवास और विवेक त्रिवेदी, अतुल शर्मा, सनुज शर्मा, सदला देवी, आशीष शिवहरे, उमंग अग्रवाल, शिव प्रसाद, आकाश दुबे, संजय कुमार, राम सिंह और मोहम्मद असलम। ये इंडिया न्यूज के सभी संवाददाता हैं जिन्होंने आज अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और पौधारोपण किया है। निकिता सरीन, विकास, पवन दीक्षित और चंद्रभान को भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने आज अपनी जिम्मेदारी निभाई है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर और ये अपील भी सभी से की है कि आप भी पौधा जरूर लगाएं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी को अब आप देख रहे हैं, जिन्होंने आज पौधारोपण करके अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इस संसार के लिए, जीव और सृष्टि के लिए पौधारोपण जरूरी है, इस बात का संदेश दिया। लखनऊ में भारतीय मजदूर संघ के 35वें त्रैवार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम का सीएम योगी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। संघ ने सदैव राष्ट्र, उद्योग और श्रमिकों के हित के बारे में अपनी मांगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संघ है। आगे सीएम ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ से हमारा निरंतर संवाद है।
इनके सुझाव पर ही हमने प्रदेश के सभी श्रमिकों जिनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा देने और सभी श्रमिकों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भारतीय मजदूर संघ के इस वार्षिक अधिवेशन में वर्चुअली ही सही लेकिन मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के 35वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, सभी प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके परिश्रम से, पुरुषार्थ से भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उन सभी सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। उस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके परिश्रम और आपके पुरुषार्थ के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारतीय मजदूर संघ यह देश का एक ऐसा मजदूर संगठन है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने सदैव राष्ट्र के हित के बारे में, उद्योग के हित के बारे में और श्रमिकों के हित के बारे में क्रमशः अपनी मांग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और यही कारण है कि सदैव दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा स्थापित भारतीय मजदूर संघ अपने इस सकारात्मक सोच, राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने की जो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति रही है, आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। नागपुर में उन संगठनों की भी नकारात्मक भूमिका को हमने देखा है जिन्होंने उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को बर्बाद करके रख दिया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है और अक्सर मेरे पास श्रीकांत अवस्थी जी, अनुपम जी, राधे कृष्ण त्रिपाठी जी, इन लोगों का मेरे साथ लगातार संवाद रहा है। ये लोग बराबर श्रमिकों के हितों के लिए लगातार हमारे साथ संवाद बनाते हैं, अपने सुझाव देते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। मैंने कभी भी अपने इन सभी पदाधिकारियों के मुंह से कोई नकारात्मक सोच नहीं देखी। बहुत बार होता है कि बाहर जो वातावरण होता है उसके अनुसार हमारे पदाधिकारी अपनी बात भले ही रखते हैं, लेकिन जब हम उनके सामने इस बात को रखते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान ऐसे हो तो वो कहते हैं नहीं ठीक है, देश का हित पहले, उद्योग का हित साथ और फिर श्रमिकों के साथ अहित न हो। अगर ये चीजें एक साथ हम लेकर के चल लें तो अच्छा होगा। और ये एक सकारात्मक सोच का परिणाम है कि भारतीय मजदूर संघ लगातार एक श्रमिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने में सफल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 19,438 हो गई है। वहीं रिकवरी दर प्रदेश में 97.6% हो गई है। कल प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि कल प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। पूरे प्रदेश में 5,500 से अधिक केंद्रों पर वैक्सीन का आयोजन किया जा रहा है। अब तक कुल 1,62,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 35,95,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कोरोना को हराना है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 19,438 है। प्रदेश में रिकवरी दर भी 97.6% पर पहुंच गया है।
कोरोना से जंग लड़कर विजेता बने लोगों के शरीर में अब कितना एंटीबॉडी बन रहा है, इसकी जांच के लिए सीरो सर्वे की मदद ली जा रही है, जिसे प्राइमरी सैंपलिंग यूनिट नाम दिया गया है। इस कार्य के लिए 21 स्थानों पर लोगों का ब्लड लिया जा रहा है। इसमें 5 साल से 18 साल तक के लोग शामिल हैं, पर गर्भवती महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। मिर्जापुर जिले में पहले चरण में आए 42 और दूसरे चरण में अब तक मिले 744 कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों में से चिन्हित लोगों का ब्लड लिया जा रहा है, जिनका सीरम जांच के लिए भेजा जाएगा। रामपुर में कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर ब्रजेश पाठक ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी आज रामपुर में पहुंचे हैं और उनके साथ जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और रामपुर जिलाधिकारी समेत सभी अधिकारी आज उनके साथ मौजूद हैं। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आपने भी कुछ एक पेड़ लगाया होगा जब घर से निकले होंगे, और आज पूरे प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरी चीज़, कोरोना को लेकर जिस तरह से रामपुर जिलाधिकारी समेत लोग रोज अफसर दिन में रात में ड्यूटी कर रहे हैं, आज आपने कोरोना कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है, तो ज़रा हमारे चैनल्स के जो दर्शकों को बताइए आज क्या क्या चीज़ें रामपुर में देखी और क्या क्या निर्देश आपने दिए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण के लिए जो भी कार्य हो सकता है उसको ज़रूर करें। और कोविड के दौरान रामपुर जनपद में बहुत अच्छा काम हुआ है। कोविड नियंत्रण कक्ष का भी हमने निरीक्षण किया है और बिंदुवार समीक्षा की है, जिसमें सभी अधिकारी रामपुर जनपद के उपस्थित रहे हैं और अच्छा काम हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पाठक जी, अभी जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर तमाम सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से शासनादेश जारी हो रहे हैं रोज रोज, तो उन सब चीज़ों को लेकर देखा कि अगर तीसरी लहर आती है तो फिर क्या तैयारियां रामपुर और पूरे प्रदेश में आपके द्वारा दी गई हैं? तीसरी लहर के लिए रामपुर जनपद पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। बच्चों के लिए हमने ICU ऑक्सीजन बेड्स बना लिए हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा जनपद तैयार है। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, कानून मंत्री, जो हमको बता रहे थे कि अगर तीसरी लहर भी अगर कोरोना की आएगी तो उसे हम सख्ती से निपटेंगे। रामपुर जिलाधिकारी समेत तमाम सारे अफसरों ने जो तैयारियां की हैं, उन्हीं सब चीज़ों का जायजा लेने के लिए आज कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कोरोना कंट्रोल रूम समेत कई चीज़ों का निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि जो बातें उनके द्वारा आज कही गई हैं, अगर तीसरी कोरोना की लहर आती है तो उसको रोक पाने में ये सक्षम होते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, यह आपने अपने आप में देखा जा सकता है। यूपी में कोरोना के केसों में कमी के चलते उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया गया था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखने का आदेश भी दिया गया था। शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया था, पर बावजूद इसके लोग लॉकडाउन का पालन कानपुर में नहीं कर रहे हैं। में कोरोना के केस कम होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया था। हालांकि ये लॉकडाउन पूरा नहीं खत्म होना था, वहीं पर वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का जरूर लगाया गया था, शनिवार और रविवार। लेकिन कानपुर की अगर बात करें, आज शनिवार का दिन है और देख लीजिए किस तरीके से रोडों पे चहल पहल है, यानी कि कहा जाए तो लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है और किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के ही निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और चोरी छुपे, आपको दिखा दें, चोरी छुपे दुकानें भी खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसने भी ये सख्त आदेश किया था कि किसी प्रकार से कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देख लीजिए लोग चोरी छुपे आधा शटर खोल करके अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। ये कानपुर का कल्याणपुर क्षेत्र है, जहाँ पर इतनी घनी आबादी में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और कानपुर पुलिस यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। लोग कितने लापरवाह हैं ये भी अपने आप में देखा जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 दिन का लॉकडाउन कड़ी से पालन कराया जाएगा, बावजूद उसके कानपुर के कल्याणपुर में ऐसा नहीं देखा गया। अगर यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। उधर गोमती नदी लखनऊ वासियों के साथ साथ जीती है, लेकिन इसका पानी जहरीला होता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है उससे गोमती नदी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है।
शहर के 33 नालों से गोमती नदी का पानी बेहद जहरीला होता जा रहा है। नदी में ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 1 मिलीग्राम के नीचे तक पहुंच गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गोमती नदी का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक नदी का पानी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। गोमती नदी लखनऊ की पुरानी विरासत में से एक है। इसका पानी दिन प्रतिदिन जहरीला होता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। शहर के 33 नालों से गोमती नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। नदी में ऑक्सीजन की मात्रा घटकर काफी कम हो गई है। ऑक्सीजन की मात्रा घटकर 1 मिलीग्राम के नीचे आ गई है। ये मात्रा निर्धारित मानक से भी काफी कम है। इसका असर पानी की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते गोमती नदी का पानी इस स्तर तक पहुंच चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोमती नदी की गुणवत्ता का 2 दिन का डाटा जारी किया है और उसके मुताबिक नदी का पानी पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका अपना कोई मूल स्रोत नहीं है पानी का, और जो नदियां हैं उसका अपना मूल स्रोत है। तो 12 महीने वहाँ पर पानी आता रहता है ऊपर से, कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है। लेकिन गोमती नदी में अपना मूल स्रोत ना होने की वजह से प्रायः जब बारिश होती है तभी उसमें पानी आता है। तो इसको लेकर वहाँ पर निरंतरता बनी रहे पानी की, इसको लेकर सिंचाई विभाग से हमने बात की है। तो शारदा कैनाल से कुछ पानी छोड़कर और इसमें पानी का प्रवाह हर समय बना रहे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा प्रयास इसमें हुआ है। पानी की जैसी जैसी उपलब्धता होगी कम या ज़्यादा, तो उस प्रकार से सिंचाई विभाग से हम पानी लेते रहेंगे ताकि उसमें पानी आए। एक चीज़ है, एक तरफ जहां गोमती नदी में सीवेज नहीं मिलने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गोमती के पानी में मिले बैक्टीरिया इन सभी दावों की पोल खोल रही है। शहर के कई गंदे नाले और उसका पानी सीधा गोमती नदी में मिलता है। इस पर रोक लगाने के लिए लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है, लेकिन इसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत से नाले इसमें गिर रहे हैं, सीवेज है, तो इसको लेकर भी पूरी एक कार्य योजना हमारी तैयार हुई है। 3 महीने पहले हमने संबंधित विभाग को, जल निगम को और नगर निगम को भेज दिया है कि इसमें इस प्रकार से जो नाले गिर रहे हैं तो उसमें कोशिश ये रहे कि जो नाले आ रहे हैं उसमें STP प्लांट लगा के उसको करें। वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक को प्रयास पूरी तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रकार से गंदा पानी ना गिरे। बरसों की समस्याएं हैं, इसका समाधान एक दिन में हो नहीं सकता, लेकिन हम इतना जरूर है कि उस प्रयास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी संतोषजनक स्थिति में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक करके सभी विभागों की, सिंचाई विभाग, जल निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बैठे, तो उसमें एक उन्होंने रोड मैप बनाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरा उपयोग कार्य योजना बना दी है, जिसमें सिंचाई विभाग को क्या करना है और नगर निगम को क्या करना है, जल निगम को क्या करना है। सभी विभागों के अपने अपने उनको काम बता दिए हैं, उस कामों की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसकी निगरानी कर रहा है। पिछले दिनों 7 नालों का पानी साफ करके नदी में भेजने की बात कही गई थी। इसके लिए नगर निगम द्वारा साल में 2 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने की योजना है। मौजूदा समय में गोमती नदी में 30 से ज्यादा नालों का पानी गिरता है। इससे पानी की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गोमती नदी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साफ तौर पर माना गया है कि गोमती नदी का जो पानी है वो दिन पर दिन जहरीला होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। हम इस वक्त वहीं मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि नाले का पानी किस तरीके से बहता हुआ डायरेक्ट गोमती नदी में मिल रहा है और पानी का हाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा दूषित है और बहुत सी जितनी भी गंदगी है वो भी इस नदी पे लगातार मिल रही है, जिसके चलते जो ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो भी 1 मिलीग्राम कम हुआ है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, डेटा एनालाइज किया गया है, जिस पे ये तमाम दिक्कतें आई हैं। अगर हम सीवेज की बात करें तो उसके लेकर के यहाँ पर पहले ही दिक्कत थी, लेकिन अब 33 नालों का पानी गोमती जो नदी है वो दूषित कर रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो लोगों की जीवन धारा है गोमती नदी, उसकी सेहत कहीं ना कहीं जरूर बिगड़ती नजर आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में निकिता सरीन,
इंडिया न्यूज के लिए। तो फिलहाल आज उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।